नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 28 अप्रैल से 4 मई तक के होंगे। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना व पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा देश के प्रथम संविधान गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है इंडिया के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन का इनॉग्रेशन। आइए नीचे डिटेल में देखते हैं। पुणे स्थित देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह और पुनीत बाला ग्रुप के संस्थापक पुनीत बालन के द्वारा किया गया था। इस संविधान पार्क में संविधान के अनेक पहलुओं को दर्शाया गया है, जैसे नागरिकों के लिए उनके मौलिक अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, उनको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इस गार्डन में संविधान की प्रस्तावना को भी दर्शाया गया है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा 40वीं अंटार्कटिक संधि और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की मेजबानी की जाएगी? भारत के द्वारा। देखिए, इस साल भारत करेगा अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण संरक्षण समिति की मेजबानी। इस समिति के बारे में डिटेल में देखेंगे नीचे। 20 से 30 मई तक केरल के कोच्चि शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की भारत द्वारा मेजबानी की जाएगी। अंटार्कटिक संधि 1959 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी और यह संधि 1961 से इंप्लीमेंटेड है। इंडिया ने 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन कर इसको ज्वाइन किया था। करंट में कुल 56 कंट्री इसके परमानेंट मेंबर हैं। संधि के तहत अंटार्कटिका को केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज किया जा सकता है। वहीं बात करें तो पर्यावरण कमेटी की स्थापना 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत हुई थी। यह कमेटी अंटार्कटिक में पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए एडवाइस प्रोवाइड करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं इंडिया के द्वारा अंटार्कटिक में कौन कौन से साइंटिफिक अभी तक कैंपेन चलाए गए हैं। अभी तक इंडिया ने अंटार्कटिका में केवल 3 ही वैज्ञानिक अभियान चलाए हैं। पहला वैज्ञानिक अभियान 1983 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में, जिसका नाम रखा गया था दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा था मैत्री 1988 में, और तीसरा भारती के नाम से यहाँ पर 2015 में। आप देखिए, भारतीय वर्तमान में अंटार्कटिका में यह कार्य कर रहा है। अंटार्कटिका में भारत का जो पहला वैज्ञानिक अभियान गया था वो एस जेड कासिम के नेतृत्व में 1981 में गया था। भारत ने अपना 41वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान नवंबर 2021 में भेजा था, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट है। इसमें कुल 23 साइंटिस्ट शामिल थे और यह अभियान मैत्री स्टेशन पर पहुंचकर निरंतर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भाई, विटली गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। अब पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में देखते हैं। भाई, पूर्णिमा देवी बर्मन ने विटली गोल्ड अवार्ड लिया है, तो किस उपलब्धि के लिए लिया है और यह अवार्ड किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? आइए नीचे डिटेल में जरूर देखेंगे। लंदन स्थित विटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष विटली गोल्ड अवार्ड उस व्यक्ति को ही दिया जाता है जिसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला भी कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के लिए दिया गया था। फोटो में देख सकते हैं अवार्ड को लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? भाई, इंडिया को रैंक मिली है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159। आप देखिए, 159 यानी कि 159 रैंक कितने कंट्री में से? 180 कंट्री में से। कितनी खराब स्थिति है भारत में मीडिया की। आइए डिटेल में देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एजेंसी है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस साल कुल इस इंडेक्स में 180 कंट्री शामिल हुए थे, जिसमें इंडिया को 159 रैंक मिली थी, जबकि पिछले साल और खराब स्थिति थी, 161 रैंक थी। इंडेक्स में फर्स्ट रैंक नॉर्वे को और सेकंड रैंक डेनमार्क को प्राप्त हुई है। वहीं बात करें जिस दिन ये इंडेक्स पब्लिश हुआ था, खास दिन होता है, उस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो दिन होता है 3 मई का। इस साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम रखी गई है वो है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने
एक पत्रकारिता। तो स्टूडेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड डे दोनों ही आपको पता होना चाहिए, इसमें इंडिया की रैंक क्या है। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड किसने जीता है? आलोक शुक्ला ने। भाई आलोक शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा जीता गया है गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड। देखिए ये जो गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड है ना स्टूडेंट, इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है, इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ग्रीन नोबेल अवार्ड के रूप में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को जाना जाता है। इस साल यह अवार्ड 6 लोगों को मिला है। देखिए हम बात करें तो आलोक शुक्ला की, ये एक प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सहित छत्तीसगढ़ के लिए कई आंदोलनों में सहयोग किया है। तो स्टूडेंट इस अवार्ड को याद रखिएगा, नाम को याद रखिएगा, बस क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा याद। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि कह सकते हैं इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार के लिए। भाई संजय कुमार बने हैं जीएसटीएटी के चेयरमैन। अब जीएसटीएटी क्या है इसको भी देखेंगे। देखिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत व्यवसायों से संबंधित विवादों और मुद्दों के समाधान पर बड़ी कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है और संतुष्टपूर्ण इसमें निर्णय दिया जाता है। हम बात करें इस वीक में कुछ और अन्य पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर्वदानंद वर्णवाल, इन्हें भूमि संसाधन विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नरसिंह यादव, इनको भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। एक है मौसमी चक्रवर्ती, ये आकाशवाणी समाचार के डायरेक्टर बने हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट था, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली किस कंट्री ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज के लिए चांग ई6 मिशन लॉन्च किया है? भाई चांग ई6 मिशन लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। ओके, चाहे चीन चाहे चांग ई6 मिशन, ऐसे करके आप इसको ट्रिक वाई याद रख सकते हैं। देखिए चीन ने चांग ई6 जो चंद्र मिशन है उसको लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया था। इसे उसने साउथ हैनान आइलैंड पर स्थित वेनचांग स्पेस प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया था। ये उसकी हम कह सकते हैं एक प्रकार से लॉन्चिंग सेंटर है जहां से ये चाइना अपने रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है। तो चांग ई6 लगभग 50 से 55 दिन का एक पूरा मून मिशन है और चीन का ये मिशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि ये एक तो लैंड होगा मून के साउथ पोल पर और उसके बाद ये वापस भी आएगा, तो इसलिए ये वापस आएगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए किस माह में रहा है? अप्रैल में। भाई देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में, और 2017 से आज क्या चल रहा है? 2024। अभी तक किसी भी मंथ में इतनी बड़ी रकम जीएसटी के थ्रू कलेक्ट नहीं हुई थी जितनी पिछले मंथ अप्रैल में हुई है। अप्रैल में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2.8 लाख करोड़ रुपए। ओके, देखिए जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी कानून को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2017 में पार्लियामेंट से पास कराया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए के सब आर्टिकल 1 में रखा गया है। ओके, सारी डिटेल है जीएसटी की, ऐसे करके आप याद रखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इसका क्या नाम रखा है? स्मार्ट। भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन नेवी के लिए खासतौर से, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा ये डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए। अब देखिए इसमें स्मार्ट किस तरीके से काम करता है ये मिसाइल सिस्टम, पहले तो इसकी नीचे फुल फॉर्म समझते हैं। स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट लॉन्च ऑफ टॉर्पीडो। ओके, डीआरडीओ ने स्मार्ट सिस्टम के लिए 1 मई को उड़ीसा के कलाम आइलैंड से लॉन्च किया था। इसमें एक एंटी सबमरीन मिसाइल है जो 643 किलोमीटर की डिस्टेंस को सुपरसोनिक स्पीड से तय करती है, और जब ये 643 किलोमीटर कवर कर लेती है इसके बाद भी ये 20 किलोमीटर टॉर्पीडो के माध्यम से पानी में चल सकती है। यानी कि 643 किलोमीटर तो चलेगी, उसके बाद और 20 किलोमीटर ये चल सकती है। अब
हम बात करें तो इसमें कितना पेलोड ले जाने की क्षमता है, ये अपनी नोक पर लगभग 50 किलो पेलोड विस्फोटक पदार्थ ले जाने में सक्षम है। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, एंटी सबमरीन मिसाइल है, ये आराम से पानी के अंदर सबमरीन को नष्ट कर सकती है। ओके, तो स्मार्ट प्रोसेस को याद रखेगा, ये एक मिसाइल सिस्टम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली न्यूज में रही कोविशील्ड वैक्सीन का मानव शरीर में एक प्रमुख दुष्प्रभाव क्या रहा है? रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग। सीधी सीधी हम बात करेंगे कि कोविशील्ड अभी काफी न्यूज में रही थी और भारत सहित दुनिया भर के लोगों ने इसको कोविड 19 से बचने के लिए यूज किया था, मतलब लगवाया था। हम बात करें रिसेंटली एक मुद्दा आया था ब्रिटेन का। ब्रिटेन में एक व्यक्ति है जिन्होंने 2021 में वैक्सीन लगवाने के बाद उनका माइंड में क्लॉटिंग होने लगा था, ब्लड क्लॉट होने लगा था। डॉक्टरों ने उनको कह दिया आपका बच पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तक वो जिंदा हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया। अब केस जब किया तो लंदन के हाई कोर्ट में इस ब्रिटिश फार्मा कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, इसी ने बनाई थी ये कोविशील्ड वैक्सीन। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमने जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है इससे बॉडी में थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक एक साइड इफेक्ट पैदा हो रहा है। इस साइड इफेक्ट की वजह से बॉडी में ब्लड क्लोटिंग होगा, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है ना, ये एक्सेप्ट कर लिया था। अब तो भूचाल आ गया पूरी दुनिया में, ऐसा हो गया। अच्छा इसलिए आ रहे थे हार्ट अटैक कि कहीं किसी शादी फंक्शन में नाचते हुए लोग गिर जा रहे थे, किसी रंगमंच पर प्रोग्राम करते हुए गिर जा रहे थे। तो ये हार्ट अटैक आने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं देखा जाए कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई थी। अब देखिए एक और नया नाम पता चला है कोविशील्ड वैक्सीन का। साइंटिफिक नेम आपको याद रख लेना है, इसको साइंटिफिक नेम जो है वो है AZD1222। ओके, इसका ये साइंटिफिक नेम है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन कहां से आई गई। इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था। इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से फार्मूला बोरो किया, उधार लिया और अपने यहाँ बनाना इसको शुरू किया। भारत में लगभग 1.7 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। ओके, अब भारत की मीडिया में इसको बहुत अच्छे तरीके से बखूबी से चलाया गया था। हम बात करें खासतौर से डॉक्टरों का क्या कहना है इस पर। डॉक्टरों ने कहा था देखो कोई भी जब वैक्सीन आती है और ऐसी वैक्सीन जो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए डेवलप की जाए, बनाई जाए, उसके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन वो साइड इफेक्ट अधिकांशतः 6 से 9 महीने तक के बीच में देखने को मिलते हैं। इसके बाद साइड इफेक्ट के 99.99% चांस खत्म हो जाते हैं। ओके, तो भारत में अब भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली किसके द्वारा निर्मित इंदुलेखा पेंटिंग की वास्तविक प्रति को सार्वजनिक किया गया है? राजा रवि वर्मा। देखिए राजा रवि वर्मा एक ऑयल पेंटर हैं, मतलब तेल के माध्यम से ये पेंटिंग बनाते हैं और ये केरल के हैं और ये 18वीं सदी के हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि कह सकते हो कि केरल के त्रिवेंद्रम के पास एक गांव है जिसका नाम है किलीमनूर। यहां पर 1838 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। ये एक फेमस ऑयल पेंटर हैं। इनके द्वारा बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई थी और जो पेंटिंग का कलेक्शन है वो पेंटिंग कभी भी सार्वजनिक नहीं हुई थी। पहली पेंटिंग जिसका वास्तविक चित्रण सार्वजनिक किया गया है वो है इंदुलेखा पेंटिंग। लेकिन इनकी सबसे जो सुप्रसिद्ध पेंटिंग है वो है रेक्लाइनिंग लेडी। इनकी पेंटिंग में इंडियन और यूरोपियन आर्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है, यानी कि इंडियन और यूरोपियन दोनों की आर्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है। एक बात और याद रखना है कि लगभग 1803 में इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। केसर ए हिंद भी इनको उपाधि से सम्मानित किया गया था इसी आर्ट के लिए। चलिए वे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान त्रिपुरा में पहली बार किस जनजाति के लोगों ने मतदान किया है? ब्रू जनजाति। देखिए ब्रू ट्राइब्स जो है इसे पहली बार त्रिपुरा में वोट डालने का राइट मिला है। सेकंड फेज की जब वोटिंग चल रही थी इसी दौरान लगभग देखा जाए 37,000 ब्रू ट्राइब्स लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। आइए समझते हैं नीचे डिटेल में। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान मिजोरम के 37,000 ब्रू प्रवासी जो जो त्रिपुरा में बस गए थे उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला है। इससे पहले फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान
अंडमान निकोबार की एक ट्राइब्स है जिसका नाम है सोमपेन। इस जनजाति को भी पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। सोमपेन जनजाति के लगभग 7 लोगों ने पहली बार वोट डाला, ये याद रखेंगे आप। तो सोमपेन ट्राइब्स अंडमान निकोबार एंड ब्रू ट्राइब्स त्रिपुरा, दोनों की लोकेशन आपको बखूबी से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसके द्वारा खेलों में डोपिंग रोधी के लिए प्ले टू अभियान चलाया गया है? भाई प्ले टू अभियान जो चलाया गया है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलों में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई, जबकि आपको खुद के दम पर परफॉर्मेंस करना है। तो खिलाड़ी को खेल में परफॉर्मेंस करने से पहले उसे एक जांच से गुजरना पड़ता है, एक मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। इस मेडिकल जांच कौन करता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भैया जब एक ब्लड सैंपल लेती है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका ड्रग्स का अगर नमूना पाया गया तो आपके लिए ये खेल में प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, खेलों में खिलाड़ियों को डोपिंग के प्रति जागरूक करने के लिए प्ले टू अभियान चलाया गया था। इसमें देश भर के अनेक प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट आपको याद रखना है। चलिए भी अगला क्वेश्चन नंबर 14। हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। भाई ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना है। पिछले 2-3 साल से कुछ बड़े इंपोर्टेंट ऑपरेशन चले हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा हो गया, ऑपरेशन कावेरी हो गया, ऑपरेशन इंद्रावती हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे ऑपरेशन आपको बाखूबी से याद रखना है। ऑपरेशन इंद्रावती कैरिबियन देश हैती में चलाया गया था। हैती में क्या हो गया है, घरेलू हिंसा पनप चुकी है बहुत अच्छे से, और यहाँ लगभग 60 से 70 इंडियन है, ज्यादा नहीं है, 60 से 70 भारतीय हैं। इन 60 से 70 भारतीयों को हैती के पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में शिफ्ट कर दिया गया है ऑपरेशन इंद्रावती के तहत। तो रिसेंटली भारतीय सेना द्वारा, या कह सकते हो कि भारतीयों के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था, एक्चुअल में ये सेना द्वारा नहीं चलाया गया है, जो वहां पर एम्बेसी है भारत की उसके द्वारा ये ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किन देशों में एवरेस्ट और एमडीएच मसाले को बैन लगाया गया है? सिंगापुर और हांगकांग कंट्री में। देखिए, सिंगापुर और हांगकांग कंट्री में भारत की कुछ मसाला कंपनी है, जिसमें एमडीएच मसाला कंपनी को सभी जानते होंगे और बहुत फेमस कंपनी है। साथ साथ में एक एवरेस्ट कंपनी भी है। इन दोनों कंपनी के कुछ मसाले में वहां की जांच में यह पाया गया कि एथिलीन ऑक्साइड पदार्थ है। ये एथिलीन ऑक्साइड पदार्थ ऐसा है जो कैंसर होने की संभावना को बनाता है। इसी के कारण सिंगापुर फूड एजेंसी ने सरकार को सचेत कर दिया कि भाई इस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। और सिंगापुर, हांगकांग और एक कंट्री और है जिसका नाम मालदीव, ओके, हम बात करें इन 3 कंट्री ने फिलहाल में इस पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका का भी कमेंट आया था, भाई हम भी अपने यहाँ इन मसालों की जांच करवाएंगे और ऐसा कुछ पाया गया तो हमारे यहाँ पर भी ये बैन होना है, तय है। अब क्या हुआ, फसाई एकदम एक्टिव हो गया। फसाई क्या है? ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितनी भी खाद्य वस्तुएं बनती हैं उनकी जांच परख का काम ये संस्था करती है। ये संस्था एक्टिव हो गई और इस संस्था ने तुरंत एमडीएच मसाले और एवरेस्ट के मसालों के सैंपल लेना शुरू कर दिए भाई, क्योंकि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो सकती है इसमें, ठीक है ना। हम बात करें फसाई के बारे में तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी स्टूडेंट, ठीक है ना। ये मसाला मसाला नहीं, जितनी भी भारत में खाद्य वस्तुएं सभी के प्रमाणन और सर्टिफिकेट देने का काम करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक जीके का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो लेटेस्ट डेटा है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने किस देश की टीम को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता है? इटली को। देखिए, इटली को हराकर इंडियन वुमेन टीम ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, अब नीचे डिटेल में जरूर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इसकी। वुमेन टीम में ज्योति सुरेखा बेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर शामिल थी, यानी कि 3 लोगों की ये वुमेन टीम थी, ठीक है ना। इन तीनों ने इटली की वुमेन टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। वहीं
ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम में एस्टोनिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अभिषेक वर्मा, प्रियांशु और प्रथमेश फुगे तीनों की पुरुष टीम ने नीदरलैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 3 इंपोर्टेंट अलग अलग गेम में गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 23 से 28 अप्रैल को चीन के संघाई में तीरंदाजी विश्व कप के 4 आयोजनों में से प्रथम चरण का आयोजन किया गया था। यानी कि जो 23 टू 28 अप्रैल को तीरंदाजी विश्व कप हुआ था, इसके 4 फेज में से पहले फेज का आयोजन किया गया था। यानी कि एक साल में ये 4 बार आयोजित किया जाता है। इसका फर्स्ट फेज खत्म हो गया। आप देखिए, तीरंदाजी विश्व कप का ये 18th एडिशन था, 18वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? भाई, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट 1 मई के लिए। हर साल 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, थीम याद रखना है, लेबर डे याद रखना है। पैट वगैरह के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, किसी भी एग्जाम में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू के लिए, तमिलनाडु के रहने वाली हैं ये, वैशाली रमेश बाबू। इनके भाई का नाम है प्रज्ञानंदा रमेश बाबू, और ये हैं सिस्टर, ये हैं ब्रदर, और ये बीच में है इनकी मदर। दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अब आप देखिए, हम बात करें तो वैशाली रमेश बाबू को 2023 में इंडिया का 84th ग्रैंड मास्टर अनाउंस किया गया था। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद ये तीसरी भारतीय महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर है। लेकिन ग्रैंड मास्टर की उपाधि अब मिली है इनके लिए अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ओर से। ग्रैंड मास्टर होना और ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलना दोनों में अलग अलग है अंतर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश में माउंट रुआंग ज्वालामुखी फटने से बड़ी सुनामी आने का अलर्ट जारी किया गया है? ठीक है ना, और ये अलर्ट कहां हुआ है? इंडोनेशिया में जारी। आप देखिए, हम बात करें तो इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी फटने के बाद से अब तक के अपडेट में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। आप समझिए, एक घटना तो काफी न्यूज में कवर हुई थी। चाइना की एक लेडीज थी जो यहाँ पर घूमने गई थी, वो सेल्फी लेते समय इसमें गिर गई और उसकी डेथ हो गई। काफी मतलब चर्चा में रहा था ये। तो हम बात करें, ये एक सैटेलाइट से इमेज ली गई है, ये इंडोनेशिया का आप मैप देख रहे होंगे, और आप देख रहे हैं कि आइलैंड पर कितने बड़े एरिया में इसका मतलब प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ था, और अभी तक काफी 5-6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का मतलब गुब्बारा टाइप बना हुआ है। और वहां का जो प्रशासन है उसने एक बड़ी सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप तैयार रहिए, बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। ठीक है ना। साथ ही साथ में स्टूडेंट एक और एक्स्ट्रा नॉलेज है कि दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में माउंट मोरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो दिसंबर में भी एक यहाँ विस्फोट हुआ है और एक विस्फोट अब हुआ है। ठीक है ना। क्राकाताऊ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, याद रखना है आपको। यहाँ का सबसे फेमस जो ज्वालामुखी है वो है क्राकाताऊ। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। रिसेंटली भारत के किस स्टेट के वन में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ी थी? उत्तराखंड। देखिए, बहुत कवर किया गया था इस न्यूज के लिए। ठीक है ना, कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, विशेषकर आपको याद रखना है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर आग फैल चुकी थी। स्थानीय प्रशासन इसको कंट्रोल करने में फेल हो चुका था। अंत में प्रशासन के द्वारा सेना को बुलाया गया था और इंडियन आर्मी ने फिर क्या किया, हेलीकॉप्टर और बम्बी बकेट की मदद से इस आग को बुझाने में सफलता हासिल की। अब ये आग क्यों लगी है उत्तराखंड के वनों में? अभी भी आप देखिए, सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि 40 से अधिक स्थानों पर उत्तराखंड के वनों में आग लगी हुई है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ रही है, और हीट वेव चल रही है, हवाएं चल रही है। क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि जो पुराने पेड़ टूट कर गिर जाते हैं और वो पेड़ एक दूसरे में जब फंस जाते हैं ना, और जब हवाएं चलती हैं तो वो पेड़ फ्रिक्शन करते हैं, सूखे हुए पेड़, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनमें आग लग जाती है। इसी वजह से जंगलों में आग फैलती चली जाती है। अब जंगलों में जब बहुत बड़े पैमाने पर आग फैल जाती है तब इसकी जानकारी प्रशासन को होती है, तब तक उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर समस्या
सेना को सॉल्व करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। डियर स्टूडेंट, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्मॉल लेटर में सर्च करिएगा सुनील सर जीएस वर्ल्ड, विदाउट स्पेस दिए आप सर्च करेंगे सुनील सर जीएस वर्ल्ड। यहाँ पर इस का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका ही नहीं, बाकी जितने भी वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ है सारे आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।